यस सर। ओके। चलिए, ठीक है ठीक है। समझ गए बेटा सारे लोग? ऑप्शन यस आपका, सर। ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा? जो पहले आएगा, ठीक है। चलिए। अब फिर जो है, अब क्वेश्चन जो आते हैं वो स्पेसिफिक आ जाते हैं कभी कभार। अब एक क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है, यानी वो करीब 12-15 बार पूछा गया है, लेकिन वो पुराना सवाल है 2013-14 का, तो उसकी चर्चा यहाँ पर अब अप्रासंगिक हो गई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। मोहम्मद यूनुस का नाम किसी ने सुना है? क्यों भाई? मोहम्मद यूनुस जी का नाम सुना है किसी ने? करंट अफेयर पे एकदम ध्यान नहीं, क्यों? मनोज, मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश भाई। अच्छा, मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के थे। वर्ष 2006 में ग्रामीण बैंक के साथ संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। बताइए, इतने बड़े आदमी का नाम ही नहीं पता है आप? हैं? मोहम्मद यूनुस को शांति का नोबेल पुरस्कार, लिख लीजिए, क्वेश्चन आया है भैया। मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं, अर्थशास्त्री हैं। तो मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश। क्या हुआ था? 2006 में नोबेल प्राइज पाए थे, ठीक है। नोबेल प्राइज पाए थे, अकेले नहीं पाए थे, ग्रामीण बैंक के साथ मिला था। क्यों? क्योंकि 1983 में इन्होंने ग्रामीण बैंकों को जो है उनका स्वरूप प्रदान किया। इनको, मोहम्मद यूनुस को ग्रामीण बैंक का संस्थापक माना जाता है। तीन जानकारी है, नोट करो। मोहम्मद यूनुस hails from Bangladesh, is world class economist. He received Nobel Prize along with the Grameen Bank in 2006 for peace mission. लिख लो, मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अर्थशास्त्री हैं। वर्ष 2006 में उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार ग्रामीण बैंक के साथ दिया गया, यानी उन्हें दिया गया और ग्रामीण बैंक को ज्वाइंट में दिया गया। तो जो पैसा मिला होगा आधा ग्रामीण बैंक में गया होगा और आधा पैसा यूनुस जी को मिला होगा। अगली लाइन याद कर लेना कि मोहम्मद यूनुस को ग्रामीण बैंक का संस्थापक माना जाता है। अब सवाल उठता है, गुरुजी इसको क्यों बता रहे हो? तो बिहार पीसीएस में 2018 में एक सवाल पूछा गया था, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? Who of the following had given the concept of using self help group as a weapon, ठीक है, to eliminate poverty? Who of the following had given, या has given, whatever, self help group as a weapon, effective weapon, to eliminate the problem of poverty? गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था। ये क्वेश्चन 2018 का है, बट ये प्रासंगिक है, 2025 में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। स्वयं सेवा समूह के लिए उन्होंने कहा था, नोबेल प्राइज जो पाए थे यूनुस सर ने बोला था, मोहम्मद यूनुस जी ने सुझाव दिया था, ठीक है बेटा। आप लोग साथ में नहीं दे रहे हो, मेरा साथ नहीं दे रहे हो यस सर। बेटा। हाँ, कुछ हाँ या ना बोलो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ें, मतलब अपना प्रवचन चालू करें। अब इसमें आप समझिए, देखिए,
एग्जाम देने का तरीका जो है, अगर आप क्वेश्चन आंसर एकदम से इग्नोर कर दोगे, सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे, तो आप बोर भी हो जाओगे, प्लस आपको पता नहीं लगेगा कि आना क्या है, पूछा क्या जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बीच बीच में मैं इसलिए क्वेश्चन भी लेता रहता हूँ। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था, कॉमन सेंस यूज करिएगा। गरीबी रेखा, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? ठीक है, गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है सिर गणना विधि, हेड काउंट मेथड। सिर गणना विधि यानी गिन लो, गिन लो, 1 2 3 5 4 करके इसे गिन लो, सिर गणना विधि। अगला है कैलोरी ग्रहण, यानी कि कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज, पारिवारिक उपभोग व्यय, फैमिली एक्सपेंडिचर, फैमिली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो बताना चाहो तो बताओ, इसमें कौन सी चीज को मानक बनाया है भारत सरकार ने? सर फैमिली एक्सपेंडिचर। नहीं बेटा, आपने अभी समितियों का अध्ययन भी किया है, आखिर आपने अभी तो पढ़ा, तो तेंदुलकर समिति के बारे में पढ़ा, लकड़ावाला समिति के बारे में पढ़ा, उसमें क्या निष्कर्ष निकला था? एक जो है रुपए सर को बेस माना, कैलोरीज, यस सर रुपीज। एक ने रुपए को, एक ने कैलोरी को, कैलोरी को माना ना, तो कैलोरी को भी पकड़ो भाई। आपने कहीं नहीं पढ़ा है कि परिवार को मानती है, परिवार में तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। देखो उसमें इसलिए गड़बड़ है कि परिवार में पता लगा एक आदमी इनकम अच्छी है उसकी, इतनी ज्यादा है कि पूरे परिवार से जब संख्या मेंबर से भाग दिया गया तो वो बहुत ज्यादा इनकम है उसकी, लेकिन पता ही लगा कि नहीं, वो इनकम तो है लेकिन वो पैसा देता ही नहीं है घर में सबको। ठीक है, वो अपनी इनकम कुछ ही लोगों तक सीमित रखा है। तो लिखा पढ़ी में है कि पूरे परिवार की टोटल इनकम इतनी है, पता लगा 10 मेंबर हैं, 9 की इनकम ना के बराबर है, एक की इनकम सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो कहने का मतलब वो थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ज्यादा अच्छा क्या है कि कैलोरी का कंजम्पशन क्या है। ठीक है, क्योंकि जो अमीर आदमी होगा वो कुपोषण का शिकार तो नहीं हो सकता है ना। अगर आपके पास पैसा है तो आप भूखे तो नहीं रहेंगे, जब भूखे नहीं रहोगे तो शरीर फिट रहेगी। हम्म, तो माल न्यूट्रिशन नहीं रहेगा आपको। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, बाकी जो है इसको आप समझिएगा कि एक शब्द और हमने एक दिन आपको बताया था, लॉरेंज कर्व के बारे में बताया था। ठीक है, तो यस सर। लॉरेंज कर्व, हाँ लॉरेंज कर्व के बारे में बताया था। जो डॉक्टर मैक्स लॉरेंज थे, 1905 में उन्होंने इसको विकसित किया था, तो उसको लॉरेंज वक्र का नाम दिया गया, कर्व कहा गया। और इसमें जो है क्यूमुलेटिव परसेंटेज और पॉपुलेशन का जो है क्यूमुलेटिव परसेंटेज के बीच संबंध, यानी इनकम और पॉपुलेशन में उन्होंने कर्व ड्रा किया था। ठीक है, तो इसका जो मूल क्राइटेरिया था कि यदि सभी की आय प्राप्त करने वालों के भाग बराबर रहे, तो 10% लोगों के पास 10% भाग हो तो एक विशेष प्रकार का कर्व प्राप्त होता है, इसे लॉरेंज कर्व आप कहते हो, निरपेक्ष क्षमता रेखा भी कहते हैं इसको। तो इनकम इनइक्वालिटी को लॉरेंज कर्व द्वारा मापा जाता है, इस जानकारी को याद कर लीजिएगा। रमेश सिंह में भी दिया गया है, नितिन सिंघानिया में भी दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। लॉरेंज कर्व, इनकम इनइक्वालिटी को मापा जाता है इस कर्व के द्वारा। ठीक है बेटा, तो सवाल पूछा गया था ना 2018 में यूपी पीएससीएस में कि निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि दर, आय की विषमता। तो लॉरेंज कर्व क्या नापता है? आय की इनकम विषमता। इनक्वालिटी। हाँ, लॉरेंज कर्व मेजर्स, लॉरेंज कर्व क्या मेजर करता है? इनइक्वालिटी, यानी विषमता, इनइक्वालिटी इन इनकम। ठीक है, इसको याद कर लेना। लॉरेंज कर्व क्या नापता है? ये इनकम इनइक्वालिटी नापता है। इनकम इनइक्वालिटी, आय की विषमता। तो इसको याद कर लेना बेटा, बहुत डीप में नहीं जाना है, लेकिन ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है,
अच्छा। यूपी रिव्यू अफसर का एग्जाम होता है, नाम सुने हो ना, RO ARO। उसमें एक सवाल इसी चैप्टर से आया हुआ था 2017 में, कि निम्नलिखित में से किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज ए सोशल इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी। सोशल इंडिकेटर, सामाजिक सूचक, यानी समाज में आप बिना सर्वे के ही देख के बता सकते हो गरीब है कि अमीर है। तो कह रहे हैं निम्न में से किसको नहीं समझा जाता है। पहला ऑप्शन है परिवहन के साधनों की कम संख्या। बताइए, इससे हाँ या ना जवाब दीजिए। क्या परिवहन के साधनों की कम संख्या को गरीबी का सामाजिक सूचक माना जाता है कि नहीं माना जाता है? कोई बताए। परिवहन के साधनों की कम संख्या को क्या सामाजिक सूचक मानोगे गरीबी का कि नहीं मानोगे? नहीं माना जाता है। ठीक है, क्यों? अगला ऑप्शन है निरक्षरता स्तर, इलिटरेसी रेट या इलिटरेसी लेवल। तो निरक्षरता स्तर जो है सामाजिक सूचक है। ऐसा माना गया है कि अगर आप निरक्षर हैं तो ज्यादा चांस है कि आप गरीब भी होंगे। नियम नहीं है, चांस है। ठीक है। अगला ऑप्शन था स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी। तो वर्ल्ड इसको तो जो है UNO से लेकर वर्ल्ड बैंक सब मानते हैं। स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की अगर कमी है, हेल्थ में अगर आप एक्सेसिबल नहीं है हेल्थ सेक्टर में कायदे से, इसका मतलब आप निर्धन है, गरीब है। ठीक है। और रोजगार के अवसरों की कमी, ये भी उसी का लक्षण है, सामाजिक सूचक है। ठीक है, गरीबी का सामाजिक सूचक है। तो पहला ऑप्शन जो था कि परिवहन के साधनों की कम संख्या, ये क्या है बेटा? सामाजिक सूचक नहीं है। अब जो बोल रहा हूं उसको लिखते रहा करो कलम से। इसके चक्कर में बहुत ना रहो कि सब चीज का PDF मिल जाएगा, उसको बेटा लिखो। क्वेश्चन जिस नेचर के पूछे जा रहे हैं वो कहाँ मिलेंगे उसको खोजो, उस टाइप का अध्ययन थोड़ा और करो। लेकिन बेस में सारा अध्ययन होना चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन पकड़ने से नहीं काम चलेगा। PYQ याद करके जाओ एग्जाम देने। PCS में तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं बट सिविल में नहीं मिलते हैं, समझ गए, IAS में। अब 2019 में एक सवाल था, इसको विचार कर लो फिर वापस PDF पे आते हैं। कह रहे हैं किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं। बात समझ में आई? इन गिवन ईयर्स इट इज फाउंड दैट, ये जो आधिकारिक गरीबी रेखाएं हैं, तो आधिकारिक गरीबी रेखा का मतलब जो ऑफिशियली जो पॉवर्टी लाइन है एक राज्य की, वो दूसरे की तुलना में ऊंची है, यानी वहां ज्यादा गरीब लोग हैं, पहले वाले में ऊंची है। क्योंकि क्योंकि अब ऑप्शन 4 दिया गया है, अब यही तुमको बताना है सोच के। एक एक ऑप्शन को हाँ या ना में रिजेक्ट करते जाना, तो उसी से पता लग जाएगा कि उत्तर क्या होगा। चारों तो ऐसे बोल के समझ पाओगे नहीं, समय इतना तो है नहीं। सवाल समझ गए ना, कि भारत के कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन गरीबी की दर अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है। गरीबी की दर अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है, यानी कि रेट ऑफ पॉवर्टी इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स। सर गलत है ये। हाँ बेटा, हाँ एकदम सही गलत। है। गरीबी की दर अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है। ये ऑप्शन आपका गलत है। सवाल क्या था? कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं, क्योंकि गरीबी की दर अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है। इसका उससे कनेक्शन नहीं दे पा रहा है सही। कीमत स्तर अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है, इसको सर ध्यान। सही है ये। हाँ, सही है ना? यस सर। हाँ, क्योंकि बेटा होता क्या है कि भाई राज्यों में सॉरी, विभिन्न राज्यों में
जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी कीमतें अलग अलग हैं, और अलग अलग राज्यों के लोगों का जो उपभोग व्यय है वो भी अलग अलग होता है, ठीक है। इसलिए इसका कनेक्शन उससे देना संभव नहीं है। अब भारत में देखो, लगभग 60% गरीबी वाले कुछ राज्य हैं, लगभग 60%। बिहार आ जाता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश भी आता है, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड भी आ जाता है, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब राज्य ऐसे हैं जो 60% गरीबी वाले राज्य माने जाते हैं। और जबकि गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में गरीबी का प्रतिशत बहुत ही कम है इनकी तुलना में, समझ गए। तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब आते हैं बेटा वापस अपने इस मुद्दे पर, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा, सवाल का पैटर्न आपके यहाँ इसी टाइप का रहेगा, ठीक है बेटा। और ये चैप्टर जब खत्म होगा तो 3 चैप्टर का मैं क्वेश्चन का पीडीएफ हिंदी में बनवाने में हमको समय लगता है, इंग्लिश में दिक्कत नहीं होती हमको, मैं खुद बना लेता हूँ ज्यादातर। अब हिंदी का टाइपिंग मैं कर नहीं पाता, समय इतना है नहीं। जिससे मैं टाइपिंग कराता था वो हमारा शिष्य जो है इस समय प्रॉब्लम में है, कुछ उतना काम कर नहीं रहा है। अब मुझे व्यवस्था करनी पड़ेगी, अब मुझे समय मिल जाएगा 3 दिन का आपके पास आने का। तो नेक्स्ट वीक में जब मैं आऊँगा क्या आप लोगों को इंग्लिश पीडीएफ मिला इसका, इस चैप्टर का, कि नहीं अभी? नहीं सर, अभी नहीं मिला। हमने जो है कल ही भेज दिया था। एक बार सर से रिक्वेस्ट कर लेना, अंकित जी से, ठीक है, तो वो आपको दे देंगे इसको, ठीक बेटा। हमने यस सर। हमने हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि उसको जो है टेलीग्राम पे मैंने भेज दिया है। 47 पेज का है मैटर, समझ गए। तो उसमें इसमें बहुत सी चीजें नहीं भी हैं हिंदी में, तो उसमें सब मिल जाएगा। वो ज्यादा सिस्टमेटिक, उसको पढ़ लेना। और अभी मैं एक पीडीएफ और दूंगा हिंदी में और एक इंग्लिश में और दूंगा, वो मैं टेलीग्राम पे भेजूंगा सर के, आप उनसे ले लीजिएगा, लेकिन कृपा करके उनसे मांग लीजिए, उसको आप स्टडी करिए, उसमें से नोट्स बना लीजिएगा इंग्लिश वाले जो भी लोग हैं, ठीक है। यस सर। उसमें ज्यादा काटने छांटने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ प्रवचन ज्यादा है, मतलब ये जो पीडीएफ अभी आपके सामने मैंने रखा है इसमें डेटा का अभाव है, उसमें डेटा ज्यादा है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वालों से भी अपेक्षा की जाती है, कृपया उसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है बेटा। बाकी हम आपको देने का प्रयास करेंगे एग्जैक्टली वही चीज इंग्लिश वाला हिंदी में भी, लेकिन कृपया उस पीडीएफ को जरूर आप देख लीजिएगा। और मैं सर से भी रिक्वेस्ट कर दूंगा, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा मैसेज उनको, आज वो आपको उस पे ग्रुप में डाल देंगे। हमने कल कहा था लेकिन वो शायद भूल गए होंगे। तो आप लोग पार्टी करने नहीं गए, कितने लोग नहीं गए, आज संख्या कम है। तो जो लोग नहीं गए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो चले गए उनसे अपेक्षा है कि कल से पढ़ना शुरू कर देंगे। हाँ देखो भाई, तो बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकारी नीतियां हैं कुछ, ठीक है। तो बेरोजगारी को कम करने की कुछ सरकारी नीतियां हैं। तो भाई, अच्छा ये बताइए, अभी जो निशा जी आप बताइए, पांडे जी बताइए, कौशल पांडे, श्लोक वगैरह हैं कि नहीं, कौन कौन से लोग हैं आज, जरा हम देखें तो इसमें। सर 4 ही लोग ही है सर। 4 ही लोग हैं ना, समझ यस सर। गया। ये जो थोड़ा सा क्लास में आज गड़बड़ी हो गई ना, बेचारे किसी तरीके से आए होंगे, सोचे होंगे अब आज हम ना ही पढ़े ज्यादा अच्छा है, तो सर इसमें। सर शुरू में भी 7 ही लोग थे। हाँ, नहीं नहीं, आज फर्स्ट डे है भाई, मैं समझ सकता हूँ बेचारे कितना कंट्रोल करें। आर्यन सैनी है, विवेक महतो जी हैं। विवेक जी आप जरा वीडियो अपना ऑन कर सकिए तो आपसे परिचय हो जाए मेरा। अब आप तो हमको यस आज। सर। हाँ बेटा, कहाँ से हैं आप महतो जी? विवेक जी हेलो। कहाँ से हो बेटा? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, अच्छा अच्छा। आपका एग्जाम का माध्यम क्या है बेटा? सर मैं माध्यम यानी मीडियम मीडियम। सर हम आईपीएस मीडियम है। हाँ, मीडियम है। यानी माय क्वेश्चन वाज व्हाट इज योर मीडियम फॉर एग्जामिनेशन, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, बंगाली, व्हाट इज? सर बंगाली और हिंदी दोनों होता है, चलता है।
अच्छा अच्छा और फिर से अच्छा। इंग्लिश भी उतना दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बेटा, ठीक ठीक। तो आप ऐसा ओके सर। करिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा यस कि सर। आज आप 1 जनवरी को भी पढ़ रहे हैं। दिस इज वेरी ग्रेट थिंग टू सी एंड हियर योर वॉइस। सो बाई कहाँ पे हो इस समय आप? बंगाल? हाँ, बंगाल बंगाल। कौन से क्षेत्र में, बंगाल में? बंगाल में कहाँ? सर जिला बर्धमान पड़ता है। वाह, ऐतिहासिक जिला है आप, बहुत अच्छे। हाँ, जी जी, वहाँ हिस्टोरिक है। बर्धमान यूनिवर्सिटी में हम बर्धमान यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हैं। अच्छा, क्या कर रहे हो बेटा? सर अभी तो हम एमए कर रहे हैं एमए? संस्कृत के ऊपर। एमए किस सब्जेक्ट में? संस्कृत में। संस्कृत में, वाह क्या बात है। अच्छा अच्छा, हम लोग भी संस्कृत हाई स्कूल तक पढ़े थे, अब तो सब भूल गए हैं। ती ताम अंतु आतम ता आन याव आम, ये सब याद करते थे हम लोग, अब तो। तो जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है। सर चलिए, आप ठीक है सिद्धार्थ सर। बोर्ड वाले अभी थे? कब कब से ज्वाइन किए हो आप? सर ज्वाइन यानी आज ही से हुआ है। अच्छा, आज ये आज से ज्वाइन हम व्हाट्सएप में करीबन करीबन एक दो दिन हुआ है। आज से पहला क्लास हुआ है मेरा। अच्छा, आज ये आपकी पहली इकोनॉमी की क्लास है? वो तो सर हमने पहले क्लास में हम ज्वाइन किए कि कैसा करते हैं, क्योंकि मेरा तो आईपीएस को लेकर यूपीएससी का पहला पढ़ाई है ना। हाँ, मैं समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ। आप 2025 में पहला अटेम्प्ट दोगे ना सिविल का? हाँ 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 हाँ। जी जी जी। सुनिए बेटा, देखो देखो महतो जी, ऐसा है, हम लोगों ने कोर्स को इस हिसाब से डिजाइन किया है कि आपका इंडियन इकोनॉमी होने के बाद हम लोग सी सेट का भी साथ में शुरू करेंगे, और एग्जाम के 1 महीने पहले तक पूरा कोर्स लगभग खत्म करने का प्रयास किया जाएगा, समझ रहे हो, सी सेट का भी, जिससे आपको ओके सर। प्रॉपर, हाँ प्रॉपर आपको रिवीजन का मौका मिले। और ये जो यूपीएससी कुरुक्षेत्र चैनल है, आप इसको फॉलो किया करें। अभी इसके पहले के मेरे 2 लेक्चर का वीडियो उस पर अपलोड किया गया, अगर आप ना रहे होंगे तो उसको जरूर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? ओके क्योंकि सर। हाँ, क्योंकि सारे लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बेटा, तब आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी, समझ गए? और ठीक है बुक, सर। हाँ बुक जो है आप संजीव कुमार वर्मा की ले, नितिन सिंघानिया या संजीव वर्मा की ले लीजिएगा आप, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, चाहे इंग्लिश में लेना चाहे हिंदी में, 5th एडिशन लेटेस्ट है उसका ले लेना, 2024-25 वाला। और उसको लेकर तैयारी करिए, फिर हमसे आप डिस्कस करिएगा, जहां इश्यू होगा जिस चैप्टर में, उसको मैं अलग से भी पढ़ा दूंगा लोगों को, ठीक है, अलग से क्लास लगा के। तो सर बोल रहे हैं आईपीएस के लेकर अलादा भाई बुक होता है क्या? हम तो उतना ने अब मान लीजिए कि हम तो पहले बार है, क्योंकि मेरा एमए में जब भर्ती हुए थे ना, तब मेरा सिलेबस नहीं समझ आ रहा था कि कैसा कैसा क्या रहता है। हम बता अब रहे हैं, सुनिए सुनिए, पकड़ हम बता लीजिए। सुनिए, हम बता रहे हैं। हम हाँ। आप हम आपकी सर से बात करा देंगे, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, और मैं आपसे अलग से बात कर लूंगा सर के साथ बैठ के। तो मैं आपको ओके सर। हाँ, पूरा डिटेल में बता दूंगा, एग्जामिनेशन का क्या रिक्वायरमेंट है, सिलेबस क्या है, सब कुछ समझा दूंगा संक्षेप में, सुनिए। ठीक है। आईपीएस 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 एक रैंक है जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आईएएस के बाद अक्सर मेरिट में दूसरे नंबर पे रहती है, और तीसरे पर आईएफएस रहती है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, जिसमें आगे चल के राजदूत बनते हैं विदेश मंत्रालय में, ठीक है? ओके आईपीएस सर। आईपीएस दूसरे मेरिट पे आता है बेटा, सबसे पहले आईएएस आता है मेरिट पे लोगों का। कुछ लोग शौकीन होते हैं कि हमको आईपीएस ही बनना है, तो उनकी ऑल इंडिया रैंक चाहे जो भी हो, पहला प्रेफरेंस आईपीएस का देते हैं। जैसे तुम्हारी इच्छा आईपीएस बनने की है, तब तुम्हारे लिए आईएएस से मतलब नहीं है, चाहे जितना बड़ा पद हो, तुमको आईपीएस से बड़ा कुछ नहीं दिखेगा। तो हाँ तुम, हाँ सर, वो हाँ ही है। जी, हमको तुम्हें आईपीएस से ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, तुमको सिर्फ वही दिखेगा कि हमारे लिए यही पद अच्छा है। बहुत अच्छी शुभकामनाएं हाँ, हैं। हमारे लिए यही सब अच्छा है, क्योंकि मुझे यही ठीक बेटर है, लग रहा है सर। ठीक 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 ठीक, और तुम्हारी हाँ सर, पर्सनालिटी भी सूट इसको करेगी मैं उस पद ठान के लिए। लेता हूँ कि ये वाला करूंगा तो वो वाला कर ही के छोड़ता हूँ।
नहीं नहीं, वो उसके ये लिए वाला फॉर्म पेपर। पास करनी है तो पास करेंगे ही। बस बस बस, यही यही, नेवर इतना भी मेहनत नेवर। करना पड़ेगा सर। हाँ, वो नेवर डाई स्पिरिट वाले ही पास कर पाते हैं एग्जाम, जिनके अंदर की इच्छा समाप्त न हो। किसी भी कीमत पे करना है भाई, समझ गए? हाँ, किसी भी कीमत पर मुझे जी। करना है, वो अब पास एक करना काम, ही है। सुनो सुनो, अब मैं आपसे विदा लूंगा बस एक चीज बता के। आप क्लास 9 to 12 एनसीईआरटी लगभग सारे सब्जेक्ट की मंगा लीजिए। और अरिहंत वालों ने एनसीईआरटी का नोट्स मार्केट में बनाया हुआ है, उसको भी ओके आप सर। ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी का कंपाइलेशन मिल जाएगा तुमको, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, सब ले लो, समझ गए? उसको ओके सर। उसको कायदे से पढ़िए, उसका एनालिसिस करिए, संबंधित टीचर से जो समस्या हो उसको पूछिए। इकोनॉमिक्स वाला हमसे पूछो, ओके। ज्योग्राफी वाला मिस अंकित सर से पूछो, जो टीचर है उनसे पूछते रहो बीच बीच में, समझ गए? और ठीक है नोट्स, सर। हाँ। सर उस सर का नंबर कहाँ से आएगा मुझे? नहीं नहीं, आप जिस नंबर पे फोन किए थे इंक्वायरी के लिए, जैसे आपने अप्रोच किया था, जिस माध्यम से आपसे अप्रोच हुआ है, उसी माध्यम से आप अपनी डिमांड बताइए कि हमको काउंसलिंग की जरूरत है, हमको फला सर ओके से सर। बात करा दीजिए, अंकित सर से बात करा दीजिए, तो आपको अंकित सर से बातचीत हो जाएगी आपकी, ठीक है? ओके सर। ओके सर। हाँ, मेरा नाम ज्ञानेंद्र तिवारी है, मैं इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। उनका नाम अंकित मिश्रा जी है, वो पढ़ाते हैं आपको ज्योग्राफी और शायद हिस्ट्री भी। क्यों आर्यन? ओके सर। हाँ यस तो सर। उसको, हाँ तो आप उनसे काउंसलिंग ले लीजिए, एग्जाम के बारे में कहीं कोई संदेह न रखिए। नोट्स कैसे बनाओगे इसका जानकारी हम लोग आपको दे देंगे, कौन सी किताबें पढ़नी है, कितने समय में खत्म करनी है। 2025 अगर आपका सिंसियर अटेम्प्ट है तो कैसे होगा, उसको आप डिस्कस कर लीजिए कायदे से, मेहनत करिए फिर आप, ठीक है? ओके हाँ। सर। जी जी, चलिए, बेस्ट ऑफ लक। सर अब वापस, इसमें मैथमेटिक्स सब रहता है ना? मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स सब हम रहता है बता ना? रहे हैं, सुनिए हम बता रहे हैं, देखिए। पहले पहले आपको पहले आपको जो पेपर होगा उसका नाम रहेगा CSE प्रीलिम, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम। उसमें दो पेपर रहेंगे, एक रहेगा वो आपका जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट, एक रहेगा जनरल स्टडी पेपर टू। जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट में आपसे 80 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। क्यों आर्यन, 80 आता है ना? यस सर। 1.25 मार्क्स ईच, और निगेटिव मार्किंग भी रहती है 1/3 की। ओके सर। और उसके बाद ये जो सेकंड रहेगा, इसको क्या बोलते हम्म। हैं, ये जो सेकंड पेपर रहेगा जीएस पेपर टू, उसमें रहेगा 100 क्वेश्चन। हमको करेक्ट ओके सर। करिएगा, क्योंकि सेकंड में मेरा कोई रोल नहीं रहता खास, मैं फर्स्ट पे ज्यादा फोकस देता हूँ। सेकंड में मेरा इकोनॉमिक्स का 10-12 सवाल आता है, 14 सवाल तक, ठीक हम्म। है? 14 से 15 सवाल आता है, कभी कभार 20 भी पूछ लेगा, कोई नियम नहीं है कि आप झगड़ा करेंगे। तो उसमें हम्म। क्या है कि जीएस के जो 4-5 पेपर होते हैं मेंस परीक्षा के, सारे सब्जेक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन सेकंड पेपर में पूछता, फर्स्ट पेपर में पूछता है, सेकंड पेपर सी साइट का होता है। उसमें जो है आपसे इंग्लिश पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, मैथमेटिक्स पूछेगा, इंटरपर्सनल स्किल पूछेगा, ठीक है? और उसमें ठीक क्या है सर। होता है जी, उसमें क्या होता है, मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चंस, लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस पूछता है, कभी कभार 22 भी पूछ लेता है। उसी हिसाब से रीजनिंग पूछेगा और इंग्लिश पूछेगा, समझ गए बेटा? और हम्म। मैथमेटिक्स जो पूछेगा वो लॉजिकल पूछेगा, एग्जैक्ट मेथड पे सवाल नहीं पूछता है, वो विचार करने पर ही सवाल लगा पाओगे। मैं उसका मास्टर हूं, मैं उसकी आपको तैयारी कायदे से कराऊंगा, समझ रहे हो? तो ठीक है सर। मैथमेटिक्स में मैं IIT जेई में भी मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, दिल्ली में मुखर्जी नगर में, और एनडीए का भी मैं टीचर हूँ मैथमेटिक्स का, और करीब 2007 से मैं गणित विषय पढ़ा रहा हूँ, समझ गए? तो अच्छा। मैथमेटिक्स, इंग्लिश और रीजनिंग में कहीं दिक्कत नहीं होने पाएगी, दैट इज माय जॉब। या जो भी एडुकेटर रहेगा वो देखेगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए इस प्लेटफॉर्म पे। दूसरी बात, सर मैथमेटिक्स में मेरा थोड़ा कच्चा है। नहीं, जो चीज कच्चा है या कम कम तैयार है आपका, उसी को यहाँ तैयार कराया जाएगा। जिनकी तैयारी कह देते हैं अच्छी है, तो उनको तैयार कराना कठिन हो जाता है, क्योंकि हम बताएंगे कुछ और तुम उसमें उलझन पैदा करोगे। अगर तुमको कम आता है, जो बताएंगे उसको स्वीकार करोगे, जल्दी तैयारी होगी, उसको कोई इश्यू नहीं है, समझ गए? अच्छा सर। हाँ, समस्या तब आती है जब हम तुमको कुछ बताएं और तुम उसको स्वीकार न करो, और खुद भी न जानो, स्वीकार भी न करो, और लगे कि हमको बहुत आता है, तब दिक्कत ज्यादा हो जाती है, समझ गए?
हाँ हाँ हाँ, जो हाँ नहीं आता वो तो बोलना पड़ेगा ना। हाँ, तो वो चीज समझिए, कुछ दिन विचार विमर्श करिए, सवाल पूछिए, धीरे धीरे नॉलेज बढ़ता जाएगा। ठीक है बेटा? तो आप परेशान मत हम्म। होइएगा, वो हम लोगों की जिम्मेदारी है, रिजल्ट दिलाना हम लोगों का काम है, बशर्ते जो निर्देश दिया जाए उसका पालन करिए। उसमें जहां दिक्कत आए हमसे बताइए कि ये दिक्कत आ रही है, कैसे करें, वो हम लोग बैठे हैं, दूर हम्म, करेंगे बेटा। ठीक है बेटा? चलिए ठीक वापस है। आते हैं, पढ़ते हैं, फिर बात कर लेना, तुम सर से अप्रोच कर लेना, सर आपको विधिवत समझा देंगे सारे पॉइंट्स। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, तो बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार ने कुछ नीतियां बताया। जैसे उसने कहा कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे। ठीक है? आर्थिक हम्म, विकास को बढ़ावा देना, बेरोजगारों के कौशल और रोजगार योग्यता में सुधार करना। अब प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना चल रही है, उसमें करोड़ों लोगों के लिए, रोजगार के लिए कहा गया है कि हम भाई इतने करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष, इतने लाख लोगों को प्रति महीने करके हम योग्य बनाएंगे, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग योग्य हो रहे हैं, तो धीरे धीरे योग्यता का स्तर बढ़ेगा, बेरोजगारी ऑटोमेटिक कम होगी। रोजगार का मतलब ये नहीं है कि आप सरकारी नौकरी में काम करें या किसी बिजनेसमैन के यहाँ काम करें। रोजगार का मतलब अपना भी रोजगार होता है, अपना कार्य जो होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का तात्पर्य क्या है? तो कह रहे हैं कि आर्थिक विकास के माध्यम से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है, जाहिर सी बात है। सरकारें आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित नीतियां अपना सकती हैं। अब आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या करेगी सरकार? कह रहे हैं सरकारी खर्च में वृद्धि। सरकारी खर्च में वृद्धि, तो सरकारी खर्च में वृद्धि का क्या तात्पर्य है? जब भाई गवर्नमेंट ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करेगी, ज्यादा लोगों को सर्विस में रखेगी, ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, ज्यादा वेतन देना पड़ेगा। सरकारें अगर बुनियादी ढांचे पर कार्य करेंगी, पूंजीगत कार्य करेंगी, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, खेल के मैदान, स्टेडियम, ये सारी चीजें बनाएगी, तो सरकारी खर्चा बढ़ेगा। तो राजकोषीय जो जो उनका बजट होगा उसमें उसका अलोकेशन करेंगे, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, तो रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे। ठीक? निजी निवेश को बढ़ावा देना। ठीक है? तो निजी निवेश को बढ़ावा देने का मतलब क्या है? कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है करें लोग, उसको बढ़ावा दीजिए, यानी कम 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 ऋण पर आप ब्याज उपलब्ध, कम ब्याज पर आप ऋण उपलब्ध कराएं। सरकार जो है व्यवसाय करने के लिए अच्छा माहौल पैदा करे, कि जो लोग निजी पैसा यहाँ पर लगाने का प्रयास करें, ना कि विदेश में कंपनियां खोलने का प्रयास करें या देश से हट के कोई काम करें, तो उसका भी प्रोत्साहन करना सरकार का कार्य है। कह रहे हैं व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। फिर वही पॉइंट है कि जो इंडस्ट्री है उसमें जो भी कॉम्प्लिकेशन है, जटिलता है, जोखिम है व्यवसायियों का, उसको दूर करे। सरकार का हस्तक्षेप परिभाषित कर दे। सरकार सरकार कितना हस्तक्षेप करेगी, श्रम प्रवर्तन विभाग कितना व्यवसाय में हस्तक्षेप कर सकता है, पुलिस कितनी हस्तक्षेप कर सकती है, इंस्पेक्टर्स कितने हस्तक्षेप कर सकते हैं, टैक्स वाले कितना हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो व्यापार और निवेश को बढ़ावा अगर देना है तो इन सब चीजों पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं सर प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना, यानी कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया जाए। टेक्नोलॉजी डेवलप करोगे तो उसमें ज्यादातर लोगों को रोजगार मिलेगा, उच्च शिक्षा के लोग उसमें कंज्यूम होंगे। ठीक है? अब बात आती है कि बेरोजगारी के कौशल और रोजगार योग्यता में सुधार करना। तो बेरोजगारों के जो कौशल हैं, यानी कि अनएम्प्लॉयड यूथ्स जो हैं आपके पास, बेरोजगार लोग जो हैं उनमें, जैसे अभी अभी तुम ध्यान से देखना, हंसी मजाक की बात है बट इसको तुम ध्यान देना। जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनमें, उन्हीं की बात कर लूं, बहुत से लोग हैं बेटा जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, लेकिन उनसे कह दीजिए काखा गाघा पूरा सुना दीजिए, तो बहुत से लोग, 100 लोगों से कहोगे तो 10 लोगों से गलत आ जाएगा। बात आप समझ रहे हो? ABCD तो सुना देगा हिंदी हिंदी मीडियम वाला, लेकिन काखा गाघा नहीं सुना पा रहे हैं, ये नौबत आ गई है। तो कहने का मतलब ये है, ये क्या है? कि हमारे पास स्किल नहीं है, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया बेसिक चीजों पर। समझ गए? तो हमको आपको इस चीजों को देखना है कि बेरोजगारों के कौशल और रोजगार योग्यता में सुधार करना पड़ेगा। यानी बेरोजगारों के कौशल और रोजगार योग्यता में सुधार करने से उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है। सरकारें बेरोजगारों के कौशल और रोजगार योग्यता में सुधार के लिए निम्नलिखित नीतियां अपना सकती है। क्या नीतियां अपना सकती है? तो तुमने कहा सर शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम, यानी एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अब ये जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, क्या है? प्रशिक्षण का ही तो कार्यक्रम है, शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम है।
रोजगार सहायता कार्यक्रम, यानी रोजगार सहायता, यानी कि रोजगार प्राप्त करने में सहायता करने के लिए कार्यक्रम चलाए सरकार। यानी इसे श्रम, वहां पे जिले में एक कार्यालय होता है, उसमें जो बेरोजगार हैं वो अपना नाम एंट्री कराते हैं, सरकारी ऑफिस होता है। उनको जब उनकी योग्यता उसमें लिखा जाता है, आपकी योग्यता क्या है, सर्टिफिकेट लगा देते हैं जीरोक्स, तो उनको समय समय पर सूचित किया जाता है कि अब ये वैकेंसी आने वाली है इतने महीने बाद सरकार की तरफ से, इस कंपनी में आ रही है, उसकी तैयारी करिए आप। कौशल विकास कोष, यानी कि जो है स्किल डेवलपमेंट फंड की आवश्यकता है, रिजर्व की आवश्यकता है। भारत में बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्न नीतियां अपनाई जा रही हैं। देखो आ गया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, ये आ गया, चल ही रहा है धुआंधार। युवा स्वयं सहायता समूह, यूनुस खान जो भी जिसकी चर्चा कर रहे थे 2006 में, जिसको शांति का नोबेल प्राइज मिला ग्रामीण बैंक के साथ, जिसने 1983 में ग्रामीण बैंक की संस्थापना किया, संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद यूनुस खान को बांग्लादेश के अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने भी स्वयं सहायता समूह को जो है बहुत बड़ा अस्त्र माना था, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, अभी सवाल आया था पीसीएस में, हमने आपको चर्चा किया था आधे घंटे पहले। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, अब ध्यान से देखो सवाल उठता कहां से है। इसमें बेरोजगारी को दूर करने के लिए कह रहा है युवा स्वयं सहायता समूह, ठीक। ये चूंकि एक फैक्ट है तो तुरंत आ गया, किसने इसका जोर दिया था, तो आपको बताना पड़ेगा सर ये यूनुस खान साहब थे बांग्लादेश के, ठीक है। यूनुस खान, डॉक्टर यूनुस खान ने हिंट किया था कि इनका बड़ा भारी रोल हो सकता है, स्वयं सहायता समूह का एक अस्त्र के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है, प्रभावपूर्ण अस्त्र के तौर पर। किसका? गरीबी निवारण, क्योंकि गरीबी का संबंध रोजगार से भी है, इसलिए इसको इसमें लगाया गया है। तो चीजें ऐसे बेटा कनेक्टेड हैं, तो हर चीज के पीछे लॉजिक है। अब दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू की गई है। इसका मकसद है बेटा गरीबों को उद्योगों द्वारा मान्यता प्राप्त कौशल प्रदान करके सहायता करना, ठीक है। तो इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ा देंगे समय आने पर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, जब मेरा ये लेक्चर सब खत्म हो जाएंगे तो मैं 2-3 क्लास लूंगा। जितनी योजनाएं सरकार ने चलाया है, जो आईएएस पीसीएस के एग्जाम में विभिन्न चैप्टर्स में अलग अलग योजनाएं हैं, चलाने वाली सरकार है, तो पूरे प्रोग्राम का हम लोग 3-4 क्लास लेकर अलग से पढ़ लेंगे उसको, उसमें सब मैं कवर कर दूंगा, तो तुम्हारा एकदम कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। अभी तो जहां जो मिल रहा है वहां पढ़ ले रहे हैं, एक साथ भी इनको पढ़ा जाएगा। उसमें अपने नोट्स में हेडिंग डाल देना कि जो है एक कॉपी में बना लेना, विभिन्न योजनाएं सरकार, सरकार भारत सरकार आबलिक राज्य सरकार, और सबसे पहले वर्ल्ड बैंक या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, तीनों का नाम डाल के विभिन्न योजनाएं कौन कौन चलाई जा रही हैं सबका नाम लिखो, सबका फंड कहाँ से आया, पहले क्या हुआ, फाइंडिंग क्या है, सब लिखो। सिविल सर्विसेज में यही सब काम किया जाता है, ज्यादातर लोग नहीं कर पाते इसलिए रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। ये सब करने में बड़ा समय और बड़ा धैर्य की जरूरत पड़ती है, तो इसमें समय लगता है। अभी नई नई कोचिंग जो लोग ज्वाइन किए हैं, इनको 6 महीने 7 महीने नोट्स बनाने में समय लगेगा, कंटेंट इकट्ठा करने में। जब इनके मन में बात आ जाएगी कि अच्छा ये पढ़ना है ये छोड़ना है, तब सही तैयारी शुरू होगी, ठीक है, सेल्फ स्टडी से। चलिए, तो कह रहे हैं कि इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार व्यक्तियों को 1 वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है, और इसे 200 जिलों में लागू किया गया है, ठीक है, और 600 जिलों में तक इसका विस्तार किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले लोगों को 150 रुपए के अतिरिक्त राज्य स्तर पर अलग अलग दैनिक वेतन मिलता है, ठीक है। ये कुछ जानकारी थी जिसको आप ध्यान में रखिएगा। इन नीतियों के तहत सरकार बेरोजगारों को कौशल विकास, रोजगार सहायता और स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर रही है, ठीक है बेटा। तो बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार के अलावा निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर और नागरिक समाज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यानी पब्लिक के लोग जो जिनकी क्षमता अच्छी है वो भी कार्य कर सकते हैं भाई। निजी क्षेत्र रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है, जाहिर सी बात है, जबकि नागरिक समाज बेरोजगारों को कौशल विकास और रोजगार सहायता प्रदान कर सकता है। नागरिक समाज का मतलब, आपके यहाँ मान लो आपकी कोई बढ़िया इंडस्ट्री चल रही है, छोटी मोटी फैक्ट्री के आप ओनर हो, या कोई एजेंसी है आपके पास, तो आप अगर चाहो तो लोगों को फ्री में ट्रेनिंग भी दे सकते हो, ये तो आपकी मेंटेलिटी है।
आपके पास मान लो जीप की या कार की एजेंसी है और आपने तय किया कि मैं ऐसा करूंगा, हफ्ते में 2 दिन 3-3 घंटे का प्रोग्राम चलाऊंगा। हमारे यहाँ का जो हेड मैकेनिक है वो क्षेत्र के मैकेनिक्स को ट्रेनिंग देगा कि गाड़ी का इंजन कैसे बनाया जाता है, सर्विसिंग की जाती है, जिस भी स्तर काम जानते हैं। उससे क्या होगा, स्किल ही तो बढ़ेगी मार्केट में, तो रोजगार के अवसर उनके और मजबूत होंगे। इनका भाव कुछ इस तरह से है। निष्कर्ष कह रहे हैं भाई साहब, भारत में बेरोजगारी दर फरवरी 2023 में बढ़कर 7.5% हो गई है, जिससे देश में बेरोजगारों की कुल संख्या 33 मिलियन हो गई है। 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं, तो 330 लाख यानी 3 करोड़ 30 लाख लोग बेरोजगार हैं, ऐसा मान रहे हैं। बेरोजगार लोगों की संख्या कम करने के लिए भारत सरकार को समर्पित प्रयास करने की आवश्यकता है। ये सरकारी आंकड़ा है बेटा। लोगों को कौशल प्रदान करना, ठीक है, बेहतर शिक्षा, श्रम प्रधान क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना आदि सहित एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर भारत बेरोजगारी दर को काफी हद तक कम करने में सक्षम हो सकता है। ये सारे पॉइंट्स थे। अब इनको अगर समअप किया जाए तो कुल मिला के बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार कई फैक्टर हैं, जिसमें आपके पास ये तो बेरोजगारी के दुष्परिणाम है, प्रतिभा पलायन, सामाजिक अशांति, आर्थिक बोझ ठीक है, और वित्तीय कठिनाइयां, ये परिणाम है बेटा। और बेरोजगारी के 8 कारण बताया गया है इस पीडीएफ में। असंगठित क्षेत्र का प्रभुत्व, अपर्याप्त शिक्षा प्रणाली, आर्थिक असमानताएं, तकनीकी प्रगति, ठीक है, कृषि पर निर्भरता, धीमा औद्योगिक विकास, कौशल विकास का अभाव, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, ये सारे कारण थे बेरोजगारी के। अच्छा, विश्व बैंक ने इस लाइन को भी याद कर लेना। इसने 2016 में खतरा जारी किया था कि भविष्यवाणी किया कि 69% नौकरियां सरकार की, मतलब नौकरियां खतरे में हैं भारत में। आप देखो हर विभाग में छटनी हो रही, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। तुम सुनोगे एक ही आदमी दो दो काम कर रहा है, ठीक है। तो बजट कम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं लोग, खर्चा कम हो विभाग में, विषय पैसा बचे। अब बेरोजगारी के विभिन्न स्थितियां हैं, चक्रीय बेरोजगारी, ठीक है। चक्रीय बेरोजगारी का मतलब जब आर्थिक व्यवस्था में मंदी आ जाती है तो रोजगार के अवसर घट जाते हैं। फिर तुम चाहे जितना दिमाग लगाओ ये बेरोजगारी आएगी, क्योंकि जो उद्योग धंधे होते हैं वो साइक्लिक प्रोसेस है। ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई धंधा लगातार ऊपर ही रहेगा, सबसे अच्छा डिमांड रहेगा, सबसे अच्छी सप्लाई रहेगी। ऊपर नीचे होना स्वाभाविक है। कुछ बेरोजगारी ऐसी है जो संरचनात्मक है बेटा। संरचनात्मक मतलब कि उद्योग धंधों में चाहिए जिस स्किल के लोग, यानी आवश्यक कौशल की कमी, जो चाहिए वो नहीं है, अपर्याप्त शिक्षा, ठीक है। और देखिए, बाजार में उपलब्ध रोजगार के अवसरों, ये एक चीज है। द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द मार्केट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द वर्क फोर्स स्किल। यानी कि जो वर्क फोर्स है, वर्क फोर्स में कौन से लोग आते हैं, हमको बताइए भाई। पांडे जी, कौशल पांडे जी बताइए, वर्क फोर्स में कौन से 2 लोग आते हैं। हमने कल बताया था, वर्क फोर्स में पहला तो वो आता है जो एम्प्लॉयड है, जो काम कर रहा है, ठीक है। और दूसरा कौन आता है बेटा, अनएम्प्लॉयड है। लेकिन कैसा अनएम्प्लॉयड है, जो स्किल्ड है, यानी काम मिलेगा तो कर लेगा, काम मिलेगा तो कर लेगा। यहाँ स्किल्ड का मतलब एफिशिएंट, एफिशिएंट बोलना ज्यादा अच्छा है। एफिशिएंट है यानी काम मिलेगा तो कर लेगा, ठीक है। तो 2 लोग मिलकर इसको बनाते हैं, कार्यबल को। वर्कफोर्स को कौन से लोग बनाते हैं, एम्प्लॉयड पर्संस, एंड दोज अनएम्प्लॉयड यूथ्स आर पर्संस हु कैन डू द जॉब, हु कैन गेट द जॉब डन प्रोवाइडेड दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डू सो, ठीक है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी भी है। प्रच्छन्न में कृषि क्षेत्र में होता है, ये तो आपको पता है। ये देखो, बेरोजगारी दर के बारे में बातचीत की गई थी कि कुल बेरोजगारों की संख्या बटे कुल श्रम बल गुणे 100, ठीक है। ये बेरोजगारी रेट ऐसे ही निकालते हैं।
तो वर्कफोर्स में नियोजन किसका, कॉम्बिनेशन किसका है? नियोजित और बेरोजगार दो लोग रहते हैं, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड का कॉम्बिनेशन ही वर्कफोर्स को बनाता है। चलिए आज यहीं तक, और आज वीडियो हमारा नहीं हो पाया, इसको इसी को टेक्निकल इश्यू कहते हैं। अगली क्लास में ऐसा इश्यू नहीं आएगा, इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। अब तक के डिस्कशन में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछे, नहीं तो वाइंड अप किया जाए। कोई सवाल किसी का? नो सर। चलिए बेटा, बेस्ट ऑफ लक। विवेक महतो, कुशल कौशल पांडे जी, आर्यन सैनी जी, नीरू, निशा, निशा, जो भी लोग हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और नया वर्ष आपको हार्दिक शुभकामनाएं। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे, बढ़िया भोजन करें, अच्छे विचार रखें, देश की उन्नति में सीधा सहयोग करें। वर्ष 2025 में सफल हो जाए, बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इतना बढ़िया पढ़ो कि 2025 अंतिम है, ऐसा मान के एग्जाम दो, जिससे ज्यादा से ज्यादा 2026 और देना पड़े। बस जिन जो दे सकते हैं, जिनका अभी समय है, वो अपना उस हिसाब से टारगेट लें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद सर। धन्यवाद बेटा, स्वागत।